हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2016 में जो भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछे गए थे CSIR नेट के एग्ज़ाम में वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द पोलिनोमियल p ऑफ z इज इक्वल टू n रनिंग 1 टू कैपिटल N a n z की पावर n एंड कैपिटल N लाइज बिटवीन 1 टू इन्फिनिटी a n बिलोंग्स टू r टू 0। यानी जो हमारा ए एन है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। देन विद डी इज इक्वल टू डी हमें कोई भी ओपन कनेक्टेड सेट गिवन है डोमेन डब्ल्यू बिलोंग्स टू सी सच दैट मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन 1। देन तो क्या हमारे पास पी ऑफ डी इज अ सबसेट ऑफ आर होगा। सेकेंड, पी ऑफ डी इज एन ओपन सेट होगा, ये हमारे पास एक ओपन सेट है, ठीक है। एंड पी ऑफ डी इज अ क्लोज्ड सेट होगा एंड पी ऑफ डी इज अ बाउंडेड। डी हमें ओपन गिवन है एंड पी ऑफ डी के बारे में पूछा गया कि क्या वो ओपन होगा, क्या वो क्लोज्ड होगा, क्या वो बाउंडेड होगा एंड पी ऑफ डी क्या हमारे पास सबसेट ऑफ आर होगा। तो यहाँ पर हम ओपन मैपिंग थ्योरम यूज करेंगे। इफ f is a known constant analytic function then f of z is open in C for every open subset G of C। ये होती है हमारे पास कि अगर हमारे पास f कोई भी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है देन f of z is open in C for every open subset G of C। कि अगर हमें f कोई भी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन गिवन होता है तो f of g हमारे पास ओपन होता है। सिंस क्योंकि हमारे पास p ऑफ g p ऑफ z ये हमें कोई भी पोलिनोमियल गिवन है और पोलिनोमियल हमारे पास नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन होते हैं। तो जो p ऑफ d हमें कोई भी ओपन डोमेन गिवन थी तो p ऑफ d हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और रिजल्ट होता है कि अगर पी ऑफ डी कॉन्टिन्यूस है एंड इमेज ऑफ अ बाउंडेड सेट अंडर अ कॉन्टिन्यूस मैप इज बाउंडेड, कि जो हमारे पास इमेज आती है किसी भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बाउंडेड सेट के ऊपर अगर वो डिफाइंड है तो उसकी इमेज भी हमारे पास बाउंडेड आएगी। तो डी हमारे पास एक डोमेन गिवन है, यहाँ पर यूनिट डिस्क गिवन है, ठीक है, विद सेंटर एट 0, तो वो हमारे पास एक बाउंडेड है। सो पी ऑफ डी भी हमारे पास यहाँ से बाउंडेड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से पी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी गलत हो गया एंड डी हमारे पास करेक्ट हो गया। एंड नेक्स्ट पी ऑफ डी इज अ सबसेट ऑफ आर। तो अगर हम पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड ले लेते हैं क्योंकि हमें गिवन है के ऑफ जेड इज इक्वल टू एन रनिंग 1 टू कैपिटल एन ए एन जेड एन, और ए एन को हम 1 कंसीडर कर लेते हैं और जो कैपिटल एन है उसको भी 1 ले लेते हैं। तो पी जेड इज इक्वल टू जेड आ गया हमारे पास यहाँ से। तो अगर हम यहाँ पर पी ऑफ जेड जेड को आयोटा बाई 2 ले लेते हैं तब भी हमारे पास ये जो पोलिनोमियल्स है ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जो पी ऑफ डी आएगा, जो इमेज आ रही है हमारे पास f ऑफ z इज इक्वल p ऑफ z इज इक्वल टू आयोटा बाई 2, तो ये हमारी बिलोंग नहीं करेगी r से क्योंकि ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग हो गया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था एंड डी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट सी बी द सर्कल मोड z इज इक्वल टू 3/2 in the complex plane that is oriented in the counterclockwise direction. The value of a for which integration c z plus 1 by z square minus 3z plus 2 plus a by z minus 1 dz is equal to 0 is। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए कि इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाए। तो क्या वो a की वैल्यू 1 होगी या -1 होगी, 2 होगी या फिर -2 होगी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को अलग करते हैं। इंटीग्रेशन मोड z इज इक्वल टू 3/2 z प्लस 1 जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसके फैक्टर कर लेते हैं z स्क्वायर माइनस 2z माइनस z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो z माइनस 2 माइनस 1 एंड z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास यहाँ से आया इंटीग्रल मोड z इज इक्वल टू 3/2 z प्लस 1 बाई z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 dz
प्लस ए इंटीग्रेशन मोड जेड इज इक्वल टू 3/2 1/z-1 dz इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास एक थ्योरम थी कि अगर फाई ऑफ z/z-1 अगर इस टाइप की हमारे पास कोई सिचुएशन होती है तो जो हमारे पास कोशी फॉर्मूला होता है उसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास जिस पॉइंट पर सिंगुलैरिटी होती है वो पॉइंट हम फाई जेड के अंदर यहाँ से पुट कर देते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन में जो फाई जेड बनेगा फाई ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 1/z-2 बनेगा। और यहाँ पर प्रॉब्लम है 1 पर, तो फाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 2/-1, तो ऐसे -2 आ गया। एंड साथ में 2 पाई अयोटा, जब इंटीग्रल ये हमारे पास कोशी रेसिड्यू थ्योरम होती है कि 2 पाई अयोटा इंटू जो हमारे पास सिंगुलैरिटीज़ पर जो आता है उनका सभी का सम कर देते हैं रेसिड्यू निकाल कर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 पाई अयोटा इंटू -2 प्लस ए, और ये हमारे पास कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देंगे 2 पाई अयोटा। सो ए 2 पाई अयोटा, 2 पाई अयोटा से 2 पाई अयोटा यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं 2 पाई अयोटा, तो यहाँ से मिल रहा है -2 प्लस ए इज इक्वल टू 0। 2 पाई अयोटा तो 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 2। तो अब ए हमारा किस ऑप्शन में 2 के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द पोलिनोमियल पी जेड इज इक्वल टू n रनिंग 0 to 5 an zn इंटू n रनिंग 0 to 9 bn zn where an or bn belongs to R for all n and a5 is not equal to 0 and b9 is not equal to 0, then counting roots with multiplicity we can conclude that pz has। हमें पूछा गया कि जो ये पोलिनोमियल है ये हमारे पास ओड डिग्री की पोलिनोमियल है और ये भी हमारे पास ओड डिग्री की पोलिनोमियल है। जब भी हमारे पास कोई भी ओड डिग्री की पोलिनोमियल होती है और उसके जो कोफिशिएंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर an और bn कोफिशिएंट है, अगर वो रियल से आते हैं और ओड डिग्री की पोलिनोमियल है तो हमारे पास रिजल्ट होता है कि कम से कम एक रियल रूट जरूर मिलेगा। तो जो ये पोलिनोमियल है यहाँ से एक रियल रूट मिलेगा और जो ये पोलिनोमियल है यहाँ से एक रियल रूट मिलेगा, तो कम से कम हमारे पास 2 रियल रूट होंगे जो गिवन पोलिनोमियल पी जेड है उसके, तो एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, तो ये ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो गया। एंड नो रियल रूट ये हमारा गलत हो गया। एंड अब नेक्स्ट अगर हम देखें ये जो पोलिनोमियल है ये टोटल हमारे पास 14 डिग्री की पोलिनोमियल बनेगी, 9 + 5 14 डिग्री की पोलिनोमियल। और जब भी हमारे पास 14 डिग्री की पोलिनोमियल होती है तो उसके अगर रियल रूट भी होते हैं तो रियल को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 + 0 अयोटा, तो वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं। तो कम से कम अगर कोई हमारे पास 14 डिग्री की पोलिनोमियल है तो उसके हमारे पास 14 कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये हमारे पास ओड डिग्री पोलिनोमियल है और ओड डिग्री पोलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट रियल होते हैं उसका एटलीस्ट 1 रियल रूट होता है। ये भी हमारे पास एक ओड डिग्री पोलिनोमियल है और इसके जो कोफिशिएंट है वो रियल है, तो यहाँ से भी हमारे पास ये आ जाएगा कि एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा। तो टोटल हमारे पास 2 रियल रूट तो होंगे ही होंगे, तो ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन करेक्ट हो गया और बाकी 2 ऑप्शन यहाँ से हमारे रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज n रनिंग 1 to infinity zn² इज। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछी गई है हमें इस सीरीज़ की, क्या वो 0 होगी, इन्फिनिटी होगी, 1 होगी या फिर 2 होगी। तो यहाँ पर हम इस टाइप की जो हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने आती है तो उसके लिए हम कोची हार्डमार्ड फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो होता है r इज इक्वल टू 1/लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ n की पावर 1/n। सो दिस लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट, ये लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। सो यहाँ से हमारे पास जो गिवन है वो है zn²। सो लिमिट n, यहाँ से सबसे पहले हम सुप्रीमम निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आएगा सुप्रीमम ऑफ an, यानी जो हमारे पास यहाँ पर जो zn² है उसके जो आगे वाली टर्म है वो हमारे पास 1 है, तो 1 की पावर 1/n² इज इक्वल टू 1।
तो r इज इक्वल टू 1 बाय लिमिट सुप्रीमम 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यानी r इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया था, तो बाकी के ऑप्शन चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज f एंड g आर एंटायर फंक्शंस एंड gz इज नॉट इक्वल टू 0। हमें f और g एंटायर फंक्शन है, इट मीन्स f हमारा c से c तक कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन पर c से c तक हमारा फंक्शन एनालिटिक है, एंड gz इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, एंड इफ मोड ऑफ f ऑफ z लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ gz देन वी कैन कंक्लूड दैट। तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ जेड नॉट इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। एंड सेकेंड ऑप्शन है एफ इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। थर्ड ऑप्शन है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है फॉर सम सी बिलोंग्स टू सी एफ जेड इज इक्वल टू सी ऑफ जी जेड होगा। तो अगर हम यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन देखें, इसमें बोला गया है एफ और जी दो एंटायर फंक्शन है, एफ जेड नॉट इक्वल टू 0, तो हम एफ को 0 ले लेते हैं, और जो जी है हमारा वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ई जेड एक ओनली ऐसा फंक्शन है जो कभी भी हमारा 0 नहीं होता। तो यहाँ से ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, 0 लेस देन और इक्वल टू ई जेड, ठीक है। तो और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि एफ भी एंटायर है और जी भी एंटायर है, और जी जेड नॉट इक्वल टू 0 भी है, लेकिन एफ जो हमारा है वो हम 0 लेके चले हैं, और इन क्वेश्चन की सभी कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ से रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हमें पूछा गया कि f हमारे पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा, लेकिन हम यहाँ पर एफ जेड को ले लेते हैं 1/2 जेड, एंड जो जी जेड है उसको ले लेते हैं हम ई जेड, ठीक है। ये भी हमारा एंटायर फंक्शन है और ये भी हमारा एंटायर फंक्शन है, और ये वाली कंडीशन भी हमारे पास यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है कि 1/2 ई जेड लेस देन इक्वल टू ई जेड ऑलवेज होगा। तो क्वेश्चन में और जी जेड हमारा कभी भी कभी भी 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो सभी के सभी क्वेश्चन में जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन जो एफ है हमारे पास वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। एंड नेक्स्ट अब हमने एफ ऑफ जेड को लिया है ई जेड बाई 2, तो अगर हम ई ऑफ 0 निकाल लें तो वो 1/2 के इक्वल आएगा, और क्वेश्चन की सभी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा जो हमारा यहाँ से सही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया है, तो सिंगल करेक्ट है। अब ये ऑप्शन हमारा सही कैसे होगा, क्योंकि हमें गिवन है कि जो हमारा एफ ऑफ जेड है उसका मोड लेस देन इक्वल टू जी ऑफ जेड होगा। तो हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन खुद से डिफाइन करते हैं, एच ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड बाई जी ऑफ जेड, क्योंकि एफ भी हमारे पास एंटायर फंक्शन है और जी भी एंटायर फंक्शन है, और दो फंक्शन को अगर हम दो एंटायर फंक्शन को ऐसे लिखते हैं तो वो एच जेड वो भी हमारे पास एंटायर फंक्शन होगा, क्योंकि हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1, तो एच जेड हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास यहाँ से। तो अगर हम यहाँ पर लवलीज थ्योरम का यूज़ करें, वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन एंटायर फंक्शन है प्लस अगर वो बाउंडेड हो जाता है तो फिर वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम वही थ्योरम यूज़ करेंगे, एच हमारे पास एंटायर फंक्शन है और साथ में बाउंडेड भी है, तो एच पक्का हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल होगा, तो एच जेड इज इक्वल टू सी, और एच जेड हमारा इक्वल था एफ जेड बाई जी जेड इज इक्वल टू सी। सो यहाँ से हमारा एफ जेड इज इक्वल टू सी ऑफ जी जेड आ गया, तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि 4.75 मार्क्स में पूछा गया था, लेट एफ जेड बी अ मीरोमॉर्फिक फंक्शन। एफ जेड हमें मीरोमॉर्फिक फंक्शन है, और मीरोमॉर्फिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके पास सिंगुलैरिटी सिर्फ पोल्स होते हैं, गिवन बाय जेड बाय 1 माइनस ई जेड साइन जेड। देन हमें पूछा गया क्या जेड इज इक्वल टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2, कि जो हमारे पास एफ जेड है क्या इसके पास जेड इज इक्वल टू 0 पर पोल होगा ऑर्डर 2 का। तो ये हम चेक कर लेंगे कि इसके पास सिंपल पोल है या ऑर्डर 2 का पोल है या फिर ऑर्डर 3 का है। नेक्स्ट ऑप्शन में है फॉर एवरी के बिलोंग्स टू जेड जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा के इज अ सिंपल पोल।
कि क्या हर एक के लिए z इज इक्वल टू 2 पाई अयोटा के सिंपल पोल होगा। एंड थर्ड ऑप्शन में फॉर एवरी k बिलोंग्स टू z में से अगर जीरो k की वैल्यू जीरो ना ले देन z इज इक्वल टू k पाई इज अ सिंपल पोल होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन में है z इज इक्वल टू पाई प्लस 2 पाई अयोटा इज अ पोल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में पूछा गया कि z इज इक्वल टू जीरो क्या हमारे पास पोल होगा ऑर्डर 2 का। तो एफ जेड हमारे पास है z बाई 1 माइनस ई जेड साइन जेड। सो लिमिट z टेंड्स टू जीरो z बाई 1 माइनस ई जेड साइन जेड। सो लिमिट z टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगी। तो हम यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस ई जेड कोस जेड प्लस साइन जेड एंड माइनस ई जेड। तो यहाँ पर जब हम लिमिट z टेंड्स टू जीरो पुट करेंगे तो 1 बाई जीरो आ जाएगा यानी कि इन्फिनिटी। तो एफ जेड के पास पोल होगा z इज इक्वल टू जीरो इज अ पोल। अब हम चेक करते हैं कि कितने ऑर्डर का होगा। तो हम क्या करते हैं लिमिट z टेंड्स टू जीरो z के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या यहाँ से हमें कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलती है। अगर यहाँ से फाइनाइट वैल्यू मिलती है इट मीन्स हमारे पास z इज इक्वल टू जीरो पर पोल होगा ऑर्डर 1 का। अगर यहाँ से नहीं मिलती तो z स्क्वायर एफ जेड करेंगे तो इट मीन्स एफ जेड के पास पोल होगा ऑर्डर 2 का। सिमिलरली z क्यूब एफ जेड पर लिमिट निकालेंगे अगर वो फाइनाइट आती है तो एफ जेड के पास पोल होगा ऑर्डर 3 का। तो सबसे पहले यहाँ हम करते हैं लिमिट z टेंड्स टू जीरो z एफ ऑफ z। सो लिमिट z टेंड्स टू जीरो z माइनस जीरो इंटू जेड बाई 1 माइनस ई जेड साइन जेड। सो लिमिट z टेंड्स टू जीरो z बाई 1 माइनस ई जेड। तो यहाँ से जब हम z टेंड्स टू जीरो पुट करेंगे तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं एल ओपीटर रूल लगाते हैं 2z बाई 1 माइनस ई जेड एंड कोस जेड प्लस साइन जेड माइनस ई जेड। तो यहाँ पर जब हम जीरो पुट करेंगे तो फिर से जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगी। फिर अगेन हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से आएगा 1 माइनस ई जेड माइनस साइन जेड प्लस कोस जेड और माइनस ऑफ ई जेड माइनस ई जेड एंड साइन जेड माइनस कोस जेड एंड ई ऑफ जेड। तो जब यहाँ पर हम z टेंड्स टू जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी जो कि हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू है। सो इट मीन्स z इज इक्वल टू जीरो इज अ सिंपल पोल। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें पूछा गया कि z इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2 लेकिन हमारे पास तो z इज इक्वल टू जीरो पर पोल आया है ऑर्डर 1 का। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि फॉर एवरी k बिलोंग्स टू z इज इक्वल टू 2 पाई अयोटा k इज अ सिंपल पोल। तो यहाँ से हमारे पास z यहाँ से ई जेड माइनस 1 को जब हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो ई जेड इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स z इज इक्वल टू 2n पाई अयोटा। ये हमारे पास पोल आ गए। तो अब हम चेक करना है कि ये हमारे पास सिंपल पोल होंगे या फिर पोल ऑफ ऑर्डर 2 होंगे। सो लिमिट z टेंड्स टू 2 पाई अयोटा z माइनस 2 पाई अयोटा इंटू जेड बाई 1 माइनस ई जेड साइन जेड। सो लिमिट z टेंड्स टू 2 पाई अयोटा जेड स्क्वायर माइनस 2 पाई अयोटा जेड बाई 1 माइनस ई जेड साइन ऑफ जेड। तो यहाँ से हम जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगी। एल ऑपरेटर रूल लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 2z माइनस 2 पाई अयोटा बाई कोस जेड 1 माइनस ई जेड प्लस यहाँ पर हम वो फॉर्मूला लगा देंगे यू वी का डेरिवेटिव इज इक्वल टू यू डेरिवेटिव वी प्लस वी का डेरिवेटिव यू। तो यहाँ से हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। इट मीन्स z इज इक्वल टू 2 पाई अयोटा इज अ सिंपल पोल। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। अब थर्ड ऑप्शन में पूछा गया कि फॉर एवरी k बिलोंग्स टू z एक्सेप्ट जीरो z इज इक्वल टू k पाई इज अ सिंपल पोल। तो ऑप्शन 3 के लिए हम यहाँ पर सोल्व करते हैं लिमिट z टेंड्स टू k पाई z बाई 1 माइनस ई जेड साइन पाई z। तो k पाई पर हमें यहाँ पर इन्फिनिटी मिलती है। तो इट मीन्स z इज इक्वल टू k पाई आर पोल्स। अब हमें चेक करना है क्या यहाँ पर सिंपल पोल होंगे। तो z माइनस k ऑफ पाई z बाई 1 माइनस ई जेड एंड साइन ऑफ z।
सो लिमिट जेड टेंड्स टू के पाई जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी। एंड अगेन हम यहाँ पर एल ऑपरेटर रूल लगाएंगे तो हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स जेड इज इक्वल टू के पाई, के बिलोंग्स टू जेड, एफ जेड हैज अ सिंपल फॉर्म। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा गया कि जेड इज इक्वल टू पाई प्लस 2 पाई अयोटा, क्या ये हमारे पास एक पोल होगा। सो लिमिट जेड टेंड्स टू के पाई प्लस 2 पाई अयोटा जेड बाय ई माई 1 माइनस ई जेड साइन जेड। तो यहाँ पर जेड को पुट करते हैं पाई प्लस 2 पाई अयोटा। सो 1 माइनस ई पाई ई 2 पाई अयोटा साइन पाई प्लस 2 पाई अयोटा। सो पाई प्लस 2 पाई अयोटा एंड 1 माइनस ई ऑफ पाई साइन पाई कोस हाइपरबोलिक 2 पाई प्लस कोस पाई साइन 2। तो ये हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। इट मीन्स अगर हमारे पास लिमिट जेड टेंड्स टू पाई प्लस 2 पाई अयोटा पर इन्फिनिटी आता तब हमारे पास पोल होता, लेकिन यहाँ पर कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो इट मीन्स यहाँ पर जेड इज इक्वल टू पाई प्लस 2 पाई अयोटा पर रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। तो इस वीडियो में हमने सभी के सभी CSIR नेट में जो भी क्वेश्चन दिसंबर 2016 में पूछा गया था वो सभी के सभी डिस्कस कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।